banking, credit, insurance, ensuring financial services and financial products. All. ठीक है? Yeah, you can say that affordability, accessibility, and availability of financial services and financial products to all the people, to all the section. That is financial inclusion. Clear? तो सिंपल अब तुम उसके बाद आगे लिखना वहां की बैंकिंग और क्रेडिट फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोल दिया ना, तो आपका फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट विल बी कवर्ड। लेकिन तुमने पेंशन इंश्योरेंस लिखा, बैंकिंग लिखा, कुछ छूट गया तो छूट जाएगा। सो यू कैन राइट डाउन दैट इन द एग्जाम्पल। ठीक है कि फॉर एग्जाम्पल गिविंग प्रोवाइडिंग बैंकिंग पेंशन इंश्योरेंस सर्विसेज टू ऑल द पीपल। ठीक है, सो द बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज accessibility, availability, and affordability of the financial services or financial product to all the people. So this is the definition of financial inclusion. Clear? So बैंक का मेन एम क्या होता था, मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मेन मोटिव ऑफ द बैंक? फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए ना, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? जब आप क्रेडिट दोगे, जब आप बैंकिंग सर्विसेज दोगे, जब आप इंश्योरेंस सर्विसेज दोगे, पेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस? A large number of population has been left out due to the credit pattern of the banks. So government has decided to introduce the priority sector lending and said that these are the few sector where every bank have to give the a fixed percentage of amount to them as a credit. Clear? तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब यही है कि इससे इससे क्या होगा, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। तो अगर मान लो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इन योर मेंस सिलेबस, मेंस का सिलेबस जब तुम देखोगे तो यू विल हैव अ टॉपिक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, दिस वन। So inclusive growth have various dimensions and one of the dimension of inclusive growth is financial inclusion. Clear? And how financial inclusion can be done? By providing the financial products and financial services to all the people at affordable rate. Affordable भी होना चाहिए ना, और इसके लिए क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में यही होता है कि पार्टिकुलर सेक्टर के लिए आरबीआई अनाउंस कर देती है कि इस सेक्टर में बैंक को अपने टोटल जो उनका लोन का अमाउंट है उसका 40% जो लोन है वो पीएसएल सेक्टर में जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। क्लियर? तो इसको लिख लो। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या होता है? अ फिक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल लोन should be provided to the priority sectors identified by the RBI, और अभी वो 40% है। अभी मान लो कोई बैंक है, if any bank is giving 100%, 100 rupee as a loan, clear? Then 40 rupee loan should be given to the priority sector. clear? इसको लिख लो। और ये चेंज होता रहता है, ऐसा कोई वो नहीं है, बट एज ऑफ नाउ 40% है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लियर हो गया? अब जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कौन कौन सा सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, ये न्यूज़पेपर में आएगा और वही वाला एग्जाम में आएगा। मैं भी तुम्हें लिखवा तो देता हूँ कि अभी कौन कौन सा है, लेकिन ये वाला आएगा नहीं अगर यूपीएससी होगा तो। जैसे कोई न्यूज में मान लो कोई नया सेक्टर ऐड होगा, ठीक है, वो तो इकोनॉमी में यही प्रॉब्लम होती है, बच्चे करंट से अपडेट नहीं रहते हैं, क्लास में से पढ़ा के भेज दो तब भी नहीं कर पाएंगे। रीजन उसका क्या है, अभी मैं तुम्हें लिखाऊंगा कि ये प्रायोरिटी सेक्टर में है, वो वाला यूपीएससी वाले पूछेंगे नहीं, पूछेंगे कौन, जो अभी साल भर न्यूज में आएगा। ठीक है, तो अभी एग्रीकल्चर है, लेकिन इससे हेल्प मिल जाती है तुम्हें ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। अगर तुम्हें न्यूज पता होगा तो तुम्हें एक ही ऑप्शन मिलते ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर है, हाउसिंग एजुकेशन, एग्रीकल्चर हाउसिंग एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एमएसएमई एंड वीकर सेक्शन।
MSME है वीकर सेक्शन। क्लियर? एंड वन मोर थिंग इज एडेड रिसेंटली, एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्लियर? एंड ये न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, जैसे भी तुम्हें प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का कोई न्यूज़ मिले, अगर उसमें कुछ अपडेट हुआ है यहाँ के अपडेट कर लो, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये लोग ये क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं 2013 में, तब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। डायरेक्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कम्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रीवियस पेपर लिया सबने कि नहीं? नहीं, ऐसे जाओगे तुम लोग मुंह उठा के पेपर देने? मतलब तुम लोग को तो इतना तो यार हाई स्कूल में सिखाया जाता है कि हाई स्कूल जब तैयारी पढ़ रहे होते तो बोलते थे पुराने साल के पेपर लगा लो। तो ये तो यार यूपीएससी का तुम कर रहे हो और तुम अभी प्रीवियस पेपर नहीं ले पा रहे हो। मतलब इतना भी अफोर्डेबिलिटी नहीं है क्या? हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि प्रीवियस पेपर ना ले पाओ। चलो ठीक है, आ जाओ देखो। अब देखो होता क्या है, बैंक आरबीआई ने तो बोल दिया कि इतना 40% जो होगा वो आपको पीएसएल सेक्टर में देना है। लेकिन जो बैंक मान लो रूरल एरिया में नहीं है, अर्बन एरिया में, जैसे मोस्टली आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, उन लोग का क्या है, वो लोग रूरल एरिया में है नहीं, तो उनको एग्रीकल्चर फार्मर कहाँ मिलेगा, लखनऊ में कहाँ ढूंढ के देंगे, है ना? तो प्रॉब्लम आती है। होता ये है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो होता है, ये कई सारे बैंक इसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, तो इफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज नॉट मेट, देन उसमें दो कंडीशन है। अगर कोई इंडियन बैंक है या फॉरेन बैंक है जिसकी इंडिया में 20 ब्रांच है, तो उसके लिए अलग प्रोविजन है। और कोई फॉरेन बैंक है जिसकी इंडिया में 20 ब्रांच से कम है, तो उसके लिए अलग कंडीशन है। तो अगर पीएसएल मेट नहीं होगा और इंडियन बैंक होगा तो क्या होगा? ठीक है, इंडियन बैंक या फॉरेन बैंक मोर देन 20 ब्रांच, इस केस में क्या होगा, एक नाबार्ड एक फंड चलाती है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो जो पैसा बचेगा वो इसमें चला जाएगा, RIDF में। ये किस केस में, जब इंडियन बैंक होगा या कोई फॉरेन बैंक जिसकी इंडिया में 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। अगर उसका पीएसएल नहीं मेट हो रहा है, मतलब उसको जैसे आप बैंक ने बोला था कि 40% आपको लोन देना है पीएसएल में, मान लो वो 30% ही दे पाया, तो जो 10% पैसा बचा है वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ आएगा RIDF में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और RIDF कौन मैनेज करता है? नाबार्ड। हाँ, लिख लो इसको, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और अगर कोई फॉरेन बैंक है विथ लेस देन 20 ब्रांच, वो नहीं कर पा रहा है तो SCDF, स्टेट एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, SEDF, यहां पे जाता है, स्टेट एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड। क्लियर? SCDF कौन मैनेज करता है? सिडबी। सिडबी नाम सुना होगा ना तुम लोगों ने? सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, देखा है किसी ने? हाँ हाँ हाँ, लखनऊ में, तभी तो पूछ रहे हैं कहाँ है, देखा है किसी ने? नहीं, हजरतगंज में। हाँ हाँ, डीएम के घर के आगे जाओगे तो पड़ेगा बगल में, आवास। चलो एक चीज और आ जाओ, देखो ये मैंने बताया कि पीएसएल कितना है अभी, 40%। लेकिन ये सारे बैंकों के लिए 40% नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, वही पूछता है, ठीक है?
जैसे तुम्हारा आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, उसके लिए 75%। आरआरबी के लिए कितना है? 75% रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब नाम सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना है? बिल्कुल, चलो पढ़ाएंगे ये सब भी, बैंक के टाइप वगैरह। आरआरबी में कितना है? 75% है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितना है? 75% है। बाकी जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, बाकी जो बचे हैं उसमें कितना है? 40%, ठीक है। पेमेंट बैंक तुमने नाम सुना होगा किसी ने? हाँ, एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक और शाबाश कोटक महिंद्रा। तो जो पेमेंट बैंक है उनके लिए कितना है बताओ? हम्म, जीरो? क्यों? अपना कोई इंफ्रा नहीं होता, इस वजह से लोन ही नहीं देते। बोलो, बोलो ना, चुप। पेमेंट बैंक का अपना क्या बोल रहे हो? आगे कुछ बोलोगे? लोग यार, एक तो पूरी बात नहीं बोलते हो। हाउ वुड आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? कंप्लीट योर सेंटेंस बेटा। नहीं, अच्छा मैं इतना बोलूं, अच्छा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऐसे होता है, तो नहीं समझ पाओगे ना। चलो कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन बोलना चाहिए तुम्हें। गलत बोलोगे तो मैं सही कर दूंगा ना, ठीक है। देखो, पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सबको नीश बैंकिंग बोला जाता है, नीश बैंकिंग सिस्टम या डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम। ये वर्ड सुने होगे तुम लोग। नीश बैंकिंग या डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम। इसको निश बैंकिंग या डिफरेंशिएटेड बैंकिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पार्टिकुलर पर्पस या पार्टिकुलर एरिया या पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के लिए ही बनाया जाता है। जैसे आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, तो वो हर एरिया के लिए रहता है ना, एरिया स्पेसिफिक होता है ना, इसलिए तो उसको नाम रीजनल रूरल बैंक है। ऐसे तुम्हारा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो वो स्मॉल और जो मार्जिनल सेक्शन है उसके लिए पार्टिकुलरली बनाया गया है कि उसको बैंकिंग की फैसिलिटी मिल सके। पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक का नाम है, सिर्फ उसका उसका पर्पज ही सिर्फ पेमेंट के लिए बनाया गया है कि आप स्मॉल अमाउंट पेमेंट कर सकें। पेमेंट बैंक को अलाउ लोन देना अलाउ ही नहीं है। पेमेंट बैंक इज नॉट अलाउड टू गिव लोन अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव लोन। जब लोन नहीं दे सकता तो पीएसएल गया भाड़ में, उसको क्या मतलब? भाई लोन दोगे तब तो पीएसएल में जाओगे। तो लिख लो ये, पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव लोन, ठीक है। तो पीएसएल नॉर्म इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पेमेंट बैंक, तो एप्लीकेबल ही नहीं है उसके ऊपर, तो परसेंटेज याद रखने की जरूरत ही नहीं है। उसने आंसर सही बताया था, लेकिन एसर्शन रीजन में आता तो नहीं कर पाता वो, मतलब एसर्शन सही कर लेता लेकिन रीजन में कंफ्यूज हो जाता। आता है ना एसर्शन रीजन भी? हम्म, बोलो। हाँ, नियो बैंक का भी कॉन्सेप्ट है, बताएंगे सर। कॉन्सेप्ट तो बहुत है, बैंकिंग बहुत बड़ा है यार, खत्म ही नहीं होगा पढ़ते। पेमेंट बैंक से भी रिलेटेड है। बैंकिंग में देखो क्या होता है ना, जैसे जब से कैपिटलिज्म आया है, तो कैपिटलिज्म का क्या होता है कि किसी भी हिसाब से पैसा घर में ना पड़ा रहे, क्योंकि पैसा घर में पड़ा रहेगा तो उससे पैसा नहीं जनरेट होगा ना। हाँ, तो वो कोई ना कोई सिस्टम निकाल के तुम्हारा पैसा बाहर निकलवाएंगे ही। तो इस वाले प्रोडक्ट से नहीं तो इस वाले से सही, इस वाले से नहीं तो इस वाले से सही। अब जैसे छोटे लोग होते थे, जो स्ट्रीट वेंडर टाइप के लोग हैं, वो एक तो उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन भी नहीं होता था, वो भी एक प्रॉब्लम थी। दूसरा ये होता था कि उनको लगता था कि पैसा घर में रखना चाहिए, बैंक में नहीं। तो उनके लिए पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसी स्कीम लेके आया गया कि भाई ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, मुझसे। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी एटीएम नहीं यूज़ करते हैं,
वो डरते हैं कि पैसा चोरी हो जाए। है, तुम लोग नहीं जानते होगे तो हो सकता है, गाँव में जाते नहीं हो तुम लोग, बट गांव में जाओगे तो अभी भी लोग एटीएम नहीं यूज करते, दे डोंट प्रेफर एटीएम। हाँ, क्या हुआ? हाँ, और एटीएम हम भी नहीं यूज करते, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो ड्यू टू फियर यूज नहीं करते और हम दूसरा मोड यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आओ। देखो, इसमें मैंने तुम लोग को बताया था कि एक दिन मैंने पूछा था ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने होते हैं, किसी ने बताया नहीं था मुझे उस टाइम, लास्ट क्लास में। फिर मैंने बताया था कि 4 हैं, कौन कौन से बताओ। बोलो, नहीं याद आ रहा? नहीं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जिम है। एग्जिम मतलब जानते हो ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। हाँ, एग्जिम है, नाबार्ड है, एनएचबी है, सिडबी है, लिख लो इसको। इसको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। एग्जिम, EXIM, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। नाबार्ड, एनएचबी, एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, एंड देन सिडबी। सिडबी, सिडबी। पानी दे दो बेटा, घर का है ना? हाँ, घर का है ना? देखो, इनको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों बोला जाता है? इस बैंक में से किसी एक की वर्किंग जानते हो तुम लोग, किसी एक की भी? ये जो मैंने बताए हैं अभी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चारों में से किसी एक की वर्किंग पता है किसी को? एक्सिम, नाबार्ड, एनएसबी, सिडबी। हाँ, मीनिंग क्या होता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? मैंने बोला तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ यहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, रेगुलेट फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसमें कौन रेगुलेट करता है? देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मींस दे आर रीफाइनेंसिंग एजेंसीज। रीफाइनेंसिंग एजेंसीज, रीफाइनेंसिंग एजेंसीज का मतलब कि वो दे डायरेक्टली डू नॉट इन्वॉल्व इन क्रेडिट। ठीक है, वो पहले बैंक को देते हैं, फिर बैंक अपना क्रेडिट देता है। जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड से कोई डायरेक्ट लोन फार्मर थोड़ी लेता है। यही क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, लोग गलत करके आए थे। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव लोन टू द फार्मर्स। सिंपल क्वेश्चन, उसमें नाबार्ड दिया, सब टिक मार के चले आए। सबको लगता है नाबार्ड फार्मर को लोन देता है, लगता है। नाबार्ड डायरेक्टली लोन नहीं देता ना फार्मर्स को, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो फाइनेंस करता है बैंकों को, फिर बैंक वहां से फिर लोन देते हैं। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है कि दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्रेडिट कंट्रोल, दे आर जस्ट रीफाइनेंसिंग एजेंसी एंड दे फिनेंस देयर रिस्पेक्टिव सेक्टर। जैसे नाबार्ड है, तो नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बैंक है उनको फाइनेंस करता है, फिर वहां से वो फार्मर देते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए।
सिडबी है, सिडबी भी डायरेक्ट लोन थोड़ी देता है किसी को, सिडबी बैंकों को देता है, बैंक से फिर लोन जाता है, उसको रीफाइनेंसिंग एजेंसी बोला जाता है। अब बताओ ये लोग जब डायरेक्ट लोन देते ही नहीं है तो इन पे पीएसएल अप्लाई होगा? नहीं होगा। सिंपल है ना, तुम सब वर्किंग समझोगे तभी कर पाओगे, रट नहीं पाओगे। अब ये डायरेक्ट लोन देते ही नहीं है तो इनके ऊपर पीएसएल अप्लाई नहीं होगा ना, तो पीएसएल इनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है। जो आई5 होते हैं जितने, चार ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके ऊपर भी पीएसएल नाम एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? अच्छा, मुद्रा बैंक, इसका कितना है पीएसएल? मुद्रा बैंक नाम सुना होगा ना, कितना है इसका पीएसएल? मुद्रा बैंक किस लिए? हम्म? मुद्रा बैंक भी रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, ठीक है, स्टार्टअप सपोर्ट करने के लिए बनाया गया ना मुद्रा बैंक को, तो ये भी डायरेक्टली लोन नहीं देते हैं, तो इनके ऊपर भी पीएसएल एप्लीकेबल नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक्स पे कितना पीएसएल है? कोऑपरेटिव बैंक पे कितना है? 40? कोऑपरेटिव बैंक की वर्किंग जानते हो? तुम बैंकों की वर्किंग नहीं जानते हो ना तुम लोग, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हो। कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो सबको लोन देते हैं? हाँ, नहीं ना, इनका एक टारगेट ग्रुप होता है, वो उन्हीं को लोन देते हैं, इसीलिए इनके ऊपर भी कोई पीएसएल नहीं है, तो इनको मिलेगा ही नहीं कोई, तो इनके ऊपर भी कोई पीएसएल नहीं है। ये हम लोग टाइप ऑफ बैंकिंग पढ़ लेंगे, तुम लोग परेशान मत हो, बस अभी जितना बताया उतना समझ लो, ठीक है। तो इस पे भी कोई पीएसएल नहीं है, इस पे भी कोई पीएसएल नहीं है, इस पे भी नहीं है। सबका रीजन जान गए ना कि क्यों नहीं है। और आरआरबी पे 75% क्यों है? क्योंकि वो मोस्टली है ही है रूरल एरिया के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक पे 75% क्यों है? क्योंकि वो है ही है स्मॉल सेक्टर के लिए, एमएसएमई है ना, एमएसएमई है ना पीएसएल में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टूल आओ, तुम्हारा है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल नेक्स्ट टूल है ना। देखो तुम लोगों ने ईएमआई वगैरह पे कुछ लिया होगा ना? हाँ, किसने लिया है वो तो? ईएमआई पे कुछ लिया है किसी ने? नहीं? अरे हम तुम्हारा उठवा थोड़ी लेंगे यार, ईएमआई वसूली थोड़ी करते हैं, आई एम नॉट ए वसूली भाई ना। हाँ, किसने लिया है? कुछ बताओ तो समझाए ना, तुमने लिया है लोन ईएमआई पे? क्या लिया तुम? गोल्ड ले लिया? अच्छा, फोन लिया था, चलो चलो शाबाश, बैठ जाओ। आ, देखो जब तुम ईएमआई पे कोई चीज लेते हो तो वहां इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट चलता है ना, इतना तो पता होगा, ये वही है, ठीक है। अब देखो ये कैसे कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन को, उससे समझ लो। जैसे इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाए मार्केट में? नहीं ना, हाँ, कम होगा ना, तभी तो मनी सप्लाई कम होगी। अगर तुम ईएमआई पे या लोन पे कुछ लिए हो कभी, तो वहां पे तुमको डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पे करना होता है, ठीक है। अब बताओ वो डाउन पेमेंट या इंस्टॉलमेंट जो है वो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई ज्यादा करेगी कि कम करेगी? ज्यादा कर देगी ना भाई, अभी डाउन पेमेंट कम है, इंस्टॉलमेंट कम है, तो आदमी जाके परचेज कर लेता है। जैसे मोबाइल वगैरह आदमी क्यों जल्दी से परचेज कर लेता है? क्योंकि उसका डाउन पेमेंट शायद जीरो के बराबर है, ठीक है। एक एक हजार रुपये देते रहो, मोबाइल मिल जाता है 10 महीने बाद, ऐसे कुछ चलता है सिस्टम।
1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, ऐसे, है ना। तो, तो अभी गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पैसा खर्च करें, क्योंकि अभी तो थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन जब इन्फ्लेशन होगा, चीज़ें महंगी होंगी, डिमांड ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पे भी ऐसे ही रहेगा। फिर डाउन पेमेंट और ईएमआई का जो इंस्टॉलमेंट है, दोनों बढ़ा दिया जाएगा ना। तो इसी को बोला जाता है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, तो कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? ये जो तुम डाउन पेमेंट करते हो और इंस्टॉलमेंट देते हो, इसको कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल बोला जाता है। तो इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, ये दोनों बढ़ा दिया जाएगा। जैसे डाउन पेमेंट मान लो पहले कि 1 लाख के प्रोडक्ट पे डाउन पेमेंट जो तुम्हारा है वो 30% है, मतलब 30,000 देना पड़ेगा। अब इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई क्या करेगी, बोलेगी नहीं, अब 1 लाख के प्रोडक्ट पे डाउन पेमेंट 40% हो जाएगा। तो अब लोगों का खरीदना कम हो जाएगा ना, नहीं होगा। या इंस्टॉलमेंट मान लो पहले कि 10% था, अब बोला कि नहीं, इंस्टॉलमेंट 15% से नीचे नहीं ले सकते इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो डिमांड कम होगी कि नहीं होगी? तो डिमांड कम होगी तो अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। क्लियर? चलो शाबाश, ये क्लियर हो गया कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। हाँ, चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है तुम्हारा लोन टू वैल्यू, लोन टू वैल्यू रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो या लोन टू मार्जिन रिक्वायरमेंट, दोनों बोलते हैं इसको। लोन टू वैल्यू रेशियो या लोन टू मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या हो? लोन टू वैल्यू बता रहे हैं, हाँ, लोन टू वैल्यू या लोन टू मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं इसको। बैंक से किसी ने लोन लिया है? बैंक से नहीं, हाँ, किसी ने नहीं लिया। कोई जानता है प्रोसेस क्या होता है लोन लेने का? तुम बैंक में जाओगे, जब लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है, ये तो पता होगा, कोलेटरल या मॉर्गेज, इतना तो आइडिया है ना। बस ठीक है, हो गया। ठीक है, अच्छा चलो मान लो तुम लोग की पॉकेट मनी घर वालों ने बंद कर दी है, ठीक है, ऐसा ना हो। हाँ, आय का स्रोत बंद हो गया है, तो अब पैसे तो है नहीं, लेकिन पैसा तो चाहिए, तो क्या करोगे? अब किसी के पास फोन होगा, किसी के पास ईयररिंग होगा, है ना, किसी के पास क्या बोलते हैं इसको जो हाथ में पहनते हैं, बैंगल्स, ये सब होगा तो लेके बैंक जाओगे ही। देखो, एक तो काम ये है कि चोरी करो डाका डालो, तो करोगे नहीं, जेल जाओगे, ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत टाइट है, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा कि तुम बैंक से लोन वगैरह लेने जाओगे, तो लोन लोगे तो बैंक में कुछ मॉर्गेज या कोलेटरल रखना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी, ठीक। अब तुम क्या करोगे, कुछ है नहीं तो क्या करोगे, अपनी ईयर रिंग ले लोगे या नोज रिंग ले लोगे, ले जाके बैंक में रखोगे, कहोगे पैसा दो, हमें खर्चा करना है। तो बैंक वाला क्या वो देखेगा, तुम्हारा नोज रिंग या ईयर रिंग अगर मान लो 1 लाख रुपए का, तो तुम्हें 1 लाख रुपए पकड़ा देगा ऐसे? नहीं ना, हाँ, कम ही देते हैं ना वो लोग। जैसे मान लो 1 लाख का होगा तो तुम्हें 60,000 ही देंगे लोन, ऐसे रहता है ना। तो उसी को लोन टू वैल्यू रेशियो बोलते हैं। क्लियर? मतलब मॉर्गेज या कोलेटरल पे कितना तुम्हें लोन मिल सकता है, दैट इज लोन टू वैल्यू रेशियो। क्लियर? अब इन्फ्लेशन के टाइम पे होगा तो ये रेशियो ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा ना भाई। इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई क्या चाहेगी कि मार्केट में पैसा कम जाने पाए, तो वो 1 लाख पे हो सकता है 40,000 ही तुम्हें दे, 1 लाख के मॉर्गेज पे, तभी तो मनी सप्लाई कम होगी मार्केट से। और अगर डिफ्लेशन होगा तो क्या करेंगे, हो सकता है 1 लाख वाले मॉर्गेज पे तुम्हें 80,000 लोन मिल जाए। तो अभी बढ़िया मौका है, अभी ज्यादा मिल रहा है, अभी जा सकते हो तुम लोग, ईयर रिंग वगैरह लेके, नोज रिंग, मोबाइल, ठीक है, वॉच, ये सब दे के ले सकते हो। तो इससे कैसे कंट्रोल होगा समझ में आया ना। लोन टू वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मतलब जो कोलेटरल, हाँ, हर बैंक में सेम रहेगा जितना
सब में, ठीक है। वो आरबीआई वाले विंडो देते हैं कि आप इतने विंडो में कर सकते हैं, तो कुछ बैंक थोड़ा कम ज्यादा भी ऑफर करते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। जैसे जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो थोड़ा ज्यादा देते हैं क्योंकि उनके पास वसूली भाई होते हैं, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक वाले वो थोड़ा कम ही देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वापस आएगा नहीं, मान ले जैसा कोई आएगा जाएगा। तो जब ये काम इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन को जब ये दिया जाता है तो उसको लोन टू मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं, और जब कॉमन कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए दिया जाता है तो लोन टू वैल्यू रिक्वायरमेंट बोला जाता है। क्लियर है? दोनों का मतलब एक ही है, बस टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। जब जैसे मान ले जैसे लोग जाएंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, लोन टू मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाएगा, और हम तुम जाओगे तो क्या होगा, लोन टू वैल्यू रिक्वायरमेंट, ठीक है। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, समझ आया ना? हाँ। नेक्स्ट मैंने बताया था तुम लोग को मोरल सुएसन। तुम लोगों ने सिलेब हाँ बोलो। क्रेडिट किसका, इंडिविजुअल का कि कस्टमर उसका, कॉर्पोरेट का? इंडिविजुअल का या कॉर्पोरेट का? तो इंडिविजुअल का तो लोन टू वैल्यू बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट का जब देखते हैं तो उसको आता है, होता है, हाँ। नेक्स्ट आओ, मोरल सुएसन। सुएसन का मतलब क्या होता है जानता है कोई? तुम लोगों ने सिलेबस देखा अपना जीएस 1 2 3 4 का, यूपीएससी का या पीसीएस का? नहीं याद है किसी को? जीएस 4 में क्या है बताओ? ये मत बताना एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, उसके अलावा सिलेबस लर्न नहीं हो रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ, नहीं हो रहा है यार। उसको स्टेट टेबल के सामने लगा लो ना, सुबह शाम देखो उसको 3 4 टाइम, 15 20 दिन देखोगे याद हो जाएगा। तुम लोग न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो फिर, तब ऐसे उठाए पढ़ते चले गए? हाँ, तो सिलेबस नहीं पता है तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ लेते हो, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अब पढ़ते हो तो उसमें से नोट क्या करते हो? हम्म? क्या बोल रहे हैं, बहुत पैथेटिक कंडीशन है यार तुम लोग की। अभी तक सिलेबस नहीं लर्न कर पाए हो, 12 जून से चल रहा है ना क्लास। ये तो गलत बात है, इसमें मैं और सर या कोई और क्या कर सकता है, तो तुम्हें करना चाहिए था। तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो, कोई बताए मुझे, कोई पढ़ता है? हाँ बताओ। कैसे जान जाते हो कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जब सिलेबस नहीं? हाँ, कैसे जान पाती हो कि यही टॉपिक जो है वो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है? तो वही तो पूछ रहा हूँ, सिलेबस लर्न है तुमको? इससे कोई एग्जांपल तुमने रिसेंटली नोट किया है अभी एथिक्स के लिए, बताओ। एथिक्स के लिए या जीएस 1 2 3 4 के लिए कुछ नोट किया है रिसेंटली, एक हफ्ते 10 दिन में? 10 दिन में कुछ इंपॉर्टेंट आया नहीं? यार देखो, बहुत नुकसान है तुम्हारा, तुम लोग का इसमें। और कौन बता रहा था, बोलो। हम्म। आज का द हिंदू देखा? कल का? परसों का? क्या इंपॉर्टेंट था बताओ? कैसे जान जाते हो, मैं वही पूछ रहा हूँ कि तुम लोग कैसे जान पाते हो?
हाँ, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी देखते हो? पर्सनालिटी तो यूपीएससी में आता ही नहीं। पीसीएस में भी बहुत कम हो गया है। यूपीएससी से तो खैर बंदी है, आता ही नहीं है। पर्सनालिटी कहाँ? हाँ, क्या? रशिया यूक्रेन का? सीएसआर न्यूज में है। हाँ, तो सीएसआर कहाँ है तुम्हारे सिलेबस में? सीएसआर कहाँ है तुम्हारे सिलेबस में? हाँ, एथिक्स में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। शाबाश, वेरी गुड। याद कर लो सिलेबस, तभी तो पता चलेगा तुम्हें। हम्म। ये वर्ड कभी सुना है तुम लोगों ने, सुएसन? नहीं। एथिक्स का सिलेबस देखा है, उसमें एक वर्ड है परसुएशन। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? देखो, मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, ये ग्लोबलाइजेशन के बाद ना, अगर तुम मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं हो तो तुम सक्सेसफुल या सरवाइव नहीं कर पाओगे। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब समझ रहे हो ना? कि ऐसा नहीं है कि तुमने बीए कर लिया है तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, या बीएससी कर लिया तो सक्सेसफुल हो जाओगे। तुम्हें मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा, मतलब तुम बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, एमए, एमबीए, सब कुछ जानना पड़ेगा। वो वाला टाइम गया अब कि तुम बस हाई स्कूल पास हो जाओ, किस हिसाब से तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अब जो नौकरी है ना, वो तुम्हारे स्किल पे लगती है, वो तुम्हारी डिग्री पे नहीं लगती है कि तुम्हारे पास कितनी डिग्री है। उससे कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे हो तो आईआईटी में सबका पैकेज जाता ना, करोड़ों का। सबका नहीं जाता है ना, एक दो लोगों का जाता है कि नहीं? जो बड़े डॉक्टर्स रहते हैं, जैसे एमसीएच वगैरह किए रहते हैं, एमएस वगैरह किए रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से, वो सब टैलेंटेड होते हैं ना, तभी तो वो एमएस में एडमिशन होता है। लेकिन सारे सक्सेस एमएस डॉक्टर सक्सेसफुल हैं, पैसे कमा रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है? हाँ, नहीं, स्किल तो उनके पास है ही है, सर्जरी आती है उनको, लेकिन और स्किल नहीं है। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल दोनों होनी चाहिए ना। इसीलिए यूपीएससी का सिलेबस ऐसा बनाया गया है कि तुम हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानो। ठीक है। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, ये बोला जाता है आईएएस के लिए। तो तुम्हें थोड़ा साइंसटेक भी आना चाहिए, थोड़ी हिस्ट्री भी आनी चाहिए, थोड़ा कल्चर भी आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो नेचर ऑफ जॉब है वो यही है। भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन काम करता है? आईएएस ऑफिसर ही तो काम करते हैं। करते हैं ना। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में कौन काम करता है? आईएएस काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें कौन काम करता है? आईएएस काम करते हैं। तो तुम बोलो कि सर मुझे साइबर सिक्योरिटी वगैरह नहीं समझ में आता है, तो फिर तुम क्या कर लोगे बताओ? कल को साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे मिनिस्ट्री पे भी तो लागू होगी। और पता चला तुम अपना ही सिस्टम नहीं सिक्योर कर पा रहे हो, तो कंट्री का सिक्योर करोगे? चलो, क्या होता है परसुएशन, कोई बताओ। एथिक्स में दो, एथिक्स का जो सिलेबस है वहां दो चीजें, एक सोशल इन्फ्लुएंस है, एक परसुएशन है। क्या होता है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन क्या होता है बताओ। किसी को कन्विंस करना, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्विंस करना? अच्छा, कितने लोग हैं जिसको ये हवा ही नहीं लग रहा है कि ये सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन है कहाँ सिलेबस में? बताओ तो हम बताएं ना। नहीं पता है ना? पता है कहाँ पे?
अच्छा, ये एटीट्यूड वाले टॉपिक के अंदर दिया हुआ है या एप्टीट्यूड वाले में दिया है या इमोशनल इंटेलिजेंस में दिया है, पता है तो बताओ। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस एटीट्यूड वाले में दिया, देखो वही लड़की पढ़ रही है बस। अब इतना तुम्हें पता है एटीट्यूड वाले में दिया है, मतलब कि एटीट्यूड से रिलेटेड कुछ होगा। अब बताओ। रटना नहीं है, रटोगे तो सब भूल जाओगे। सिलेबस डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि तुम्हें एथिक्स पढ़ना ही ना पड़े, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं पड़े। कोई और बताओ, बैठ जाओ। हम्म, उल्टा बता दियो और गलत भी बता दियो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। देखो, सोशल इन्फ्लुएंस नाम से ही पता चल रहा है ना कि सोशली कोई सोशल चीज होगी, उससे कोई इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। ठीक है, और ये दोनों चीजें एटीट्यूड से रिलेटेड है। सोशल इन्फ्लुएंस हुआ या तुम्हारा परसुएशन हुआ। ठीक है, तो सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि चेंज इन योर एटीट्यूड ईदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन और द एब्सेंस ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तुम्हारा जो एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब होता है माइंडसेट, उसमें जो चेंज हो रहा है वो या तो कोई पर्सन प्रेजेंस हो तब भी और ना हो तब भी। जैसे एपीजे कलाम अभी नहीं है ना, फिर भी हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे कि नहीं है? वो नहीं है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना। या हो सकता है कभी कभी प्रेजेंस से भी इन्फ्लुएंस हो। तो प्रेजेंस होना ना होना ये जरूरी नहीं है सोशल इन्फ्लुएंस के लिए, एब्सेंस में भी तुम किसी से इन्फ्लुएंस हो सकते हो। क्लियर? परसुएशन में क्या होता है ना, डिलिब्रेट चेंज इन द स्टेट ऑफ माइंड। डिलिबरेटली मतलब जानबूझ के, उसको परसुएशन बोला जाता है। तो डिलिबरेटली चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए माइंड ऑफ ए पर्सन, ठीक है, उसको बोला जाता है परसुएशन। जिसको तुम कन्विंस बोलते हो कि हम कन्विंस कर लेंगे। तो कन्विंस, अब मैंने देखा है कुछ लोग डेफिनेशन में भी लिख देते हैं, जैसे उसने भी बताया ना कि सर कन्विंस करेंगे। तो वो जब परसुएशन पूछ रहा है तो तुम्हें परसुएशन का पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। एथिक्स के पेपर में यही फायदा देता है। वहां पे नहीं लिखोगे कन्विंस, वो तो सिनोनिम लिख के आ रहे हो तुम, फिर वो पूछेगा कन्विंस क्या होता है तब। उसने नहीं बोला ना कि राइट द सिनोनिम ऑफ परसुएशन, उसने ये पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द परसुएशन या व्हाट इज परसुएशन। सो इट इज डिलिबरेटली चेंजिंग द स्टेट ऑफ माइंड विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स। तो सुएशन का मतलब भी परसुएशन ही होता है। मोरल सुएशन का मतलब होता है, मोरल मतलब क्या होता है, बोलो। अच्छा, एथिक्स वगैरह भी नहीं पढ़े होगे ना अभी तुम लोग। चलो, वैसे खैर मैंने पहले भी बताया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है बताओ। बोलो। बस बताया है मैंने ना क्लास में। बताया था, किसी को याद है? नहीं, हम लोग बहुत भूलते हैं यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो तुम्हारा मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन मीन्स क्या होता है? मोरल मीन्स होता है वेदर यू विल डू इट और नॉट डू इट, यू वोंट बी पनिश्ड, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी इज योर लीगल ऑब्लिगेशन, इफ यू विल नॉट डू दैट यू विल बी पनिश्ड।
है ना। जैसे बताया था मैंने ना कि अभी जैसे क्लास खत्म होगी, ठीक है, बाहर हमें मिलो, विश करो, ना करो तो हम पनिश थोड़ी करेंगे। जैसे अभी हम क्लास के बाद बाहर हमसे मिलोगे, कुछ लोग विश करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो हम पनिश करने लगेंगे क्या, डंडा लेके दौड़ा लेंगे? हाँ, नहीं ना। लेकिन अभी आईटी पे जाओ, ट्रैफिक तोड़ दो, अभी देखो तोड़ दिए जाओगे। हाँ, तो वो लीगल होता है। मोरल मतलब क्या होगा कि वो तुम्हारे चॉइस पे डिपेंड करता है। तो मोरल सुएशन का मतलब क्या हुआ कि वो आरबीआई जो होती है वो बैंकों से खुद बोलती है, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी लीगलिटी। वो खुद बोलती है कि खुद ही क्रेडिट कंट्रोल कर लो, ठीक है। उसमें कोई लॉ, कोई लीगल एक्शन वगैरह ये सब नहीं लिया जाता। एक जैसे होता है ना परसुएशन टाइप का, कि डिलिबरेटली उनका बैंकों का माइंडसेट चेंज करो कि आप इस सेक्टर में लोन ज़्यादा दे दो, प्रायोरिटी सेक्टर में खुद ही ज़्यादा दे दो, मतलब 40 के ऊपर जाके दे दो। 40 तो फिक्स है, वो तो नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। लेकिन आरबीआई क्या करती है कि 40 पे भी अभी नहीं पूरा हो पा रहा है तो बैंकों को परसुएड करती है, उसी को मोरल सुएशन बोलते हैं। या बैंकों से बोलेगी कि इस सेक्टर में लोन कम दो खुद, क्योंकि इस सेक्टर में अभी रिटर्न नहीं है। तो आरबीआई जब बैंकों को मोरली परसुएड करती है, विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर, विदाउट डूइंग एनी प्रेशर और विदाउट टेकिंग एनी एक्शन एंड विदाउट मेकिंग एनी लॉ, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी, तो दैट इज मोरल सुएशन। तो इससे भी होता है, जैसे मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, या इन्फ्लेशन की जगह पर डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने को, तो बैंकों से आरबीआई क्या बोलेगी कि आप पीएसएल 40% तो है ही है, वो तो दो ही, उसके अलावा भी अगर दे सकते हो तो दो। क्लियर? तो इसको बोलते हैं, जैसे मतलब होता है ना कि जैसे मैं तुम लोग को बोलूँ, पहले तो लॉ रूल रेगुलेशन बनाते बनाते मैं थक जाऊँ, मैं बोल दूँ कि अच्छा चलो यार 4 घंटा जो नहीं पढ़ेगा उसको हम क्लास में घुसने ही नहीं देंगे, तो तुम लोग 4 घंटा तो मन मार के पढ़ोगे ही, क्योंकि फिर डर है कि क्लास में नहीं घुसने को मिलेगा। लेकिन फिर मुझे लगेगा कि अरे यार 4 घंटे से तो सिलेक्शन नहीं होगा, कम से कम 8 घंटे इसको पहुंचाना पड़ेगा, तो मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि रूल तो 4 ही घंटे का है, ठीक है। तो 4 घंटे तुम पढ़ के आओगे तो हम क्लास से भगा नहीं पाएंगे, बट रूल जो है वो 4 घंटे का है, लेकिन रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा की है। तो हम क्या करेंगे, तुम लोग को परसुएड करेंगे कि अरे यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ऐसे करके ना, बार बार। तो आरबीआई के गवर्नर वगैरह भी जब किसी कन्वोकेशन वगैरह में जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं, तो वहां से बैंकों से अपील करने लगते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा लास्ट जो है वो है तुम्हारा डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन कब होता है, जब होता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मान लो कि वो 4 घंटे भी नहीं पढ़ते होंगे, तो अब उनके ऊपर क्या होगा, डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा ना। जैसे अभी मैंने देखा है कि कुछ लोग क्लास 9:30 बजे से स्टार्ट होती है तो 10:30 बजे आते हैं, ठीक है। या एक दिन आए 4 दिन बाद नहीं आते हैं, आ जाएंगे फिर अब 4 दिन बाद शक्ल दिखाई देती है मुझे कुछ लोगों की। मतलब यहाँ तो खैर अभी मेरा सेकंड है, ज़्यादातर मैं प्राइवेट कोचिंगों में भी मैं देखता हूँ कि आ जाते हैं फिर 4 दिन बाद आते हैं, फिर आएंगे फिर 4 दिन बाद आएंगे। तो मेरी क्लास सबको समझ भी नहीं आती है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, और तुम रेगुलर रहोगे नहीं तो समझ आएगा नहीं, ठीक है। या तो बोलो तो हिस्ट्री हम भी पढ़ाते रहे कि जिस दिन जैसे आएंगे, हिस्ट्री पॉलिटी, देखो अदर सब्जेक्ट का एडवांटेज बस यही रहता है कि तुम जिस दिन भी मुंह उठा के आओगे उस दिन से तुम्हें समझ आएगा। थोड़ा ज्योग्राफी में प्रॉब्लम होती है, जब फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा होता है वहां भी तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, बट बहुत कम है वो। लेकिन अब यहाँ सब एक दूसरे से लिंक है। अब मैंने पहले लेक्चर में सब एक्सप्लेन कर दिया टर्म्स, अब आगे चल के मैं फिर से पीएसएल बोलूंगा तो जो नया लड़का आएगा बैठा रहेगा उसको पीएसएल पल्ले ही नहीं पड़ेगा, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। अब मैं एल एफ एम एस एफ बोलूंगा अभी आगे चल के, और फिर बोलोगे सर एल एफ एम एस एफ क्या होता है, तो फिर से एल एफ एम एस एफ समझाएं पूरे लेक्चर में। चलो, हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा ना, बैंक अगर कोई आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स का वायलेशन करते हैं तो उनको आरबीआई डायरेक्टली पेनलाइज करती है, उसको बोलता है डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा,
RBI will penalize the bank for the violation of norms, rules and regulation formulated by the RBI. ठीक है, जैसे RBI का कोई नॉर्म्स, रूल रेगुलेशन आया, बैंक ने उसको फॉलो नहीं किया, तो बैंक फॉलो नहीं करेगा तो RBI बैंक रेट के हिसाब से उसके ऊपर पेनाल्टी लगाती है। मैंने बताया ना बैंक रेट कम, कि वो सिर्फ पेनलाइज करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो वो है, लिख लो उसको। जैसे मान लो कोई बैंक है, KYC नाम का वायलेशन कर दिया उसने, या किसी ने PMLA का, PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का अगर वायलेशन होता है, तो इन सब केसेस में उन बैंकों के ऊपर बैंक रेट के हिसाब से RBI पेनाल्टी लगा देती है। ठीक है, हो गया, लिख लिया। तो ये सारे तुम्हारे टूल्स हो गए। क्या हो, बैंक का क्या? हाँ नहीं, बैंक रेट के हिसाब से पेनलाइज करते हैं। बैंक रेट का सोल पर्पस अब वही रह गया है, तो पेनलाइज द बैंक्स। नेक्स्ट आओ, एक टर्म होता है ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, लिख लो। ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कल एक लड़का मुझसे बहुत सवाल पूछ रहा था कि सर बैंक RBI जो है अपना रेट कट कर रही है, फिर भी बैंक वाले नहीं कर रहे हैं। कहाँ गया वो? पूछो कहाँ गया वो लड़का। हाँ, नहीं, नहीं पूछोगे? 2-3 बार पूछा था उसने। उसी को ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि RBI जिस हिसाब से अपना रेट कम या ज्यादा करती है, बैंक भी उसी हिसाब से अपना इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा करे। क्लियर? जैसे RBI अपना इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा करे, उसी के अकॉर्डिंग बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा करे। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब देखो ये अगर हो रहा है तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, उसी के अकॉर्डिंग। और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो नॉन इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब जैसे RBI ने रेट कट किया अपना, तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दें। अगर ऐसा हो रहा है तो इट इज इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बैंक ने अपना, RBI ने अपना रेट कट कर लिया लेकिन बैंक अभी भी नहीं कट कर रहे हैं, तो नॉन इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर? अब देखो, बैंकों, कल वो लड़का पूछ रहा था कि सर RBI अपना रेट कट करती रहती है तो बैंक वाले क्यों नहीं करते? तो उसके कुछ रीजंस हैं, या रीजन फॉर नॉन ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। रीजन फॉर नॉन ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, लोग बैंकों में पैसा क्यों जमा करते हैं? हाँ, हाँ, पैसा सेफ रहेगा और थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अब तुम बताओ, बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हें अगर कहीं और मिल रहा है तो तुम बैंक में पैसा जमा करोगे? तो एक तो रीजन ये है कि देयर आर अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हु आर गिविंग मोर रिटर्न एज कंपेयर टू बैंक। ठीक है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह है, वहां पे इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है, आदमी उसी में पैसा जमा कर देता है। तो पहला रीजन क्या है कि बैंक
बैंकों में पैसा जमा ही नहीं हो रहा है तो बैंक लोन कहाँ से देंगे? और उसका रीजन क्या है कि अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू बैंक। ठीक। और देखो मैं एक टर्म बता देता हूँ, रियल और नॉमिनल। ये हर जगह काम आएगा तुम्हारे। देखो रियल इज इक्वल टू नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, लिख लो ऐसे। रियल इज इक्वल टू नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। अब ये हर जगह, जैसे मान लो रियल जीडीपी पूछे, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं या इंटरव्यू वगैरह में भी अक्सर पूछते हैं कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, या रियल इन्फ्लेशन और नॉमिनल इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस, ओ सॉरी, रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस है। तो इकोनॉमी में अगर कहीं पे रियल वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। क्या होगा? इन्फ्लेशन एडजस्टेड। और नॉमिनल है तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। यहां से देखो, रियल इक्वल टू नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। जैसे अब रियल इंटरेस्ट रेट निकालना है तो कैसे निकालोगे? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर दो। तो अभी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, अगर बैंक इंटरेस्ट देते भी हैं तो जैसे मान लो बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया तुम्हें 5%, और इन्फ्लेशन रेट अभी 6 या 7 के आसपास चल रहा है, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? मान लो 6 चल रहा है, -6%, तो कितना हुआ रियल? -1%। तो तुम तो लॉस में गए ना, तो बैंक में क्यों पैसा जमा करोगे? है ना? तो जब तुम बैंक में पैसा ही नहीं जमा करोगे तो बैंक वाले लोन कहाँ से देंगे, रेट कहाँ से कट करेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, हाई इन्फ्लेशन। रियल नॉमिनल समझ आ रहा है भाई? जैसे बैंक वाले तुम्हें 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं और इन्फ्लेशन खुद 6% है, तो जब तुम रियल में अपना इंटरेस्ट निकालोगे तो तुम्हारा तो 1% माइनस में जा रहा है। जैसे मान लो तुम्हें 100 रुपया तुमने बैंक में जमा किया, ठीक है, और बैंक वालों ने तुम्हें 105 रुपये दिए 5% इंटरेस्ट के साथ, लेकिन पहले सेब तुम्हें 100 रुपये किलो मिलता था, अब 120 रुपये किलो मिल रहा है, तो तुम तो 1 किलो सेब भी न खरीद पाओगे। तो तुम्हारा तुम्हारा तो नुकसान हो गया, फायदा तो छोड़ दो, है ना? तो बैंक में क्यों पैसा जमा करोगे? ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए भी हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। बैलेंस शीट जानते हो ना, जिसमें एसेट लायबिलिटी लिखते हो, ठीक है? तो जैसे इधर एक साइड बैंक और दूसरे साइड कॉरपोरेट, तो बैंक का भी अपना एसेट लायबिलिटी होगा ना? हम्म, होगा ना? और कॉरपोरेट सेक्टर का भी ऐसे, कंपनियों का भी तो अपना एसेट लायबिलिटी होता है, तो उनका भी एसेट और लायबिलिटी है। अब आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली बैंक जो है वो कॉरपोरेट को लोन देते हैं, है ना? फिर कॉरपोरेट वो लोन रिटर्न करते हैं, बैंक की प्रॉफिट होती है और कॉरपोरेट उससे बिजनेस करके अपना प्रॉफिट लेते हैं। यही तो होना चाहिए आइडियली, तभी दोनों का बैलेंस शीट सही चलेगा। अब हुआ क्या, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बैंकों ने रेकलेसली लेंडिंग करना स्टार्ट कर दिया, बिना ये देखे कि कॉरपोरेट रिटर्न कर पाएगा कि नहीं।
तो इन्होंने ढेर सारा लोन कॉर्पोरेट को पकड़ा दिया और कॉर्पोरेट वो लोन रिटर्न नहीं कर पाए, है ना। तो इनकी बैलेंस शीट तो गई और लोन ले रखा है इन्होंने, रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी भी बैलेंस शीट गड़बड़ हुई। नहीं समझ पा रहा हूँ भाई, इन्होंने लोन दे दिया, अब रिटर्न नहीं ले पा रहे हैं, तो इनकी बैलेंस शीट गड़बड़ हुई ना भाई। एसेट कहाँ रह गया इनके पास, एसेट लायबिलिटी मिसमैच हुआ कि नहीं। ऐसे कॉर्पोरेट का एसेट लायबिलिटी मिसमैच हुआ, लोन चढ़ा हुआ है, रिटर्न ही नहीं कर पा रहे, तो इनका भी एसेट लायबिलिटी मिसमैच, इनका भी एसेट लायबिलिटी मिसमैच। इसको बोला जाता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि इसका भी बैलेंस शीट गड़बड़ है, इसका भी गड़बड़। अब ना कोई बैंक में पैसा जमा कर रहा है, ना कोई बैंक से लोन ले रहा है, और इसकी वजह से बैंक का जो एनपीए है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आरबीआई रेट कम ज्यादा करती रहती है, बैंकों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो पहले वाला ही लोन नहीं आ रहा है तो नया कहां से देंगे। क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट सब समझ में आ रहा है ना। तो इन बैलेंस शीट प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि क्या है। हाँ, कितने लोग नहीं समझ पा रहे बताओ, फिर से रिपीट कर दें। एसेट लायबिलिटी तो समझ में आ रहा है ना, मिसमैच हो रहा है भी समझ में आ रहा है, अब दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है जितनी इफेक्टिव होनी चाहिए ट्रांसमिशन, उतना इफेक्टिव ट्रांसमिशन उसका हो नहीं पाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। चलो, एक टर्म होता है, लिख लो, फिस्कल रिप्रेशन। ये सारे टर्म्स अब मैं फिर से नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। हाँ, उसी का रीजन है, अभी तो वही पढ़ा रहे हैं ना। देखो, बैंक है ना ये, अब तुम क्या करोगे, बैंक में डिपॉजिट, और फिर बैंक क्या करेगा, बैंक देगा लोन। यही तो काम है बैंक का। हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, बैंक इज वर्किंग लाइक एन इंटरमीडियरी। वो एक साइड से डिपॉजिट लेगा और दूसरी साइड से लोन देगा, यही बैंक का मेन काम है, यही होना भी चाहिए। बट अभी मैंने तुमको बताया रीजंस कि क्या क्या रीजंस हैं कि बैंक में ना डिपॉजिट आ रहा है ना बैंक लोन दे पा रहा है। तो जब ये प्रॉब्लम हो जाती है कि नीदर डिपॉजिट इज कमिंग टू द बैंक एंड नॉर बैंक इज एबल टू गिव लोन, तो उसको बोलते हैं डबल फिस्कल रिप्रेशन। हाँ, दोनों साइड से प्रॉब्लम। देखो, प्रॉब्लम एक तो ये हो सकती है कि बैंक के पास डिपॉजिट नहीं आ रहा है, या प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बैंक लोन नहीं दे पा रहा है, तो सिंगल फिस्कल रिप्रेशन है। लेकिन अगर दोनों प्रॉब्लम एक साथ है तो उसको बोलते हैं डबल फिस्कल रिप्रेशन। ठीक है, अब मान लो बैंक जो है लोन नहीं दे पा रहा है, तो बैंक लोन नहीं दे पा रहा है तो इसको बोलते हैं एसेट साइड फिस्कल रिप्रेशन। या बैंक में अगर डिपॉजिट नहीं आ रहा है तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी साइड फिस्कल रिप्रेशन, और ये भी एक प्रॉब्लम है। क्लियर, फिस्कल रिप्रेशन क्लियर हो गया। मतलब जो बैंक वॉज वर्किंग एज इंटरमीडियरी, नाउ बैंक इज नॉट एबल टू वर्क एज इंटरमीडियरी, दैट इज द ड्यू टू द फिस्कल रिप्रेशन। और अगर दोनों साइड से है तो डबल साइड फिस्कल रिप्रेशन, और ये भी एक रीजन है
कि मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? कितने पॉइंट्स लिख लिए? हाँ हाँ, ये तुम्हारा मेंस में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, या तुमसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देना कि सर ये प्रॉब्लम। क्लियर? अब एक छोटा सा टॉपिक है बार्टर सिस्टम, उसको देख लो, फिर बाकी हम लोग कल फिर स्टार्ट करेंगे। बार्टर सिस्टम बताने के बाद फिर मनी सिस्टम कल से स्टार्ट कर देंगे। क्या होता है बार्टर सिस्टम? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी था। क्या होता है बार्टर सिस्टम? हाँ हाँ, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, यहाँ पे तुम मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट ना यूज करके कमोडिटी एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो लिख लो इसको, पीपल एक्सचेंज सर्विसेज एंड गुड्स फॉर द अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। एक्सचेंज सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। अब इसका बेनिफिट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब तुम पेन दो, कॉपी ले लो, ठीक है, ऐसे करके एक कमोडिटी या कोई गुड्स दो, दूसरा कमोडिटी या गुड्स ले लो, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। सेकंड, इसमें फॉरेक्स का कोई झंझट नहीं होगा ना। भाई तेल लेके गेहूं लोगे तो फॉरेक्स का क्या मतलब है? हाँ, तो अच्छा है ना, है कि नहीं? लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम लिखो। पहली प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? हाँ, अब जैसे मान लो बार्टर सिस्टम है। अब मेरा लाइवलीहुड क्या है कि मैं पढ़ाता हूँ तब पैसे मिलते हैं मुझे, ठीक है, और मैं खाता हूँ बिरयानी और कबाब, ठीक है। अब देखो टुंडे वाले के लड़का जो है वो तैयारी तो करता नहीं है, कि हम उसको गए और समझा दिए, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, तो गया अच्छा ठीक है, मस्त बढ़िया चिकन टिक्का लगाओ, मलाई मार के दो, तो हम तो भूखे ही रह जाएंगे ना, क्योंकि उसका वांट कुछ और है, हमारी वांट कुछ और है। उसको नहीं समझना फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसके लड़के को हम कैसे समझाएंगे, कैसे मुझे कबाब मिलेगा या बिरयानी कैसे मिलेगी? ठीक है, या जैसे मान लो कोई सब्जी वाला है, सब्जी लेने के लिए, अब हम उससे क्या जाएंगे, भैया पीएसएल क्या होता है समझा देते हैं, 4 किलो आलू दे दो। हाँ, नहीं ना, मतलब उसको भी वो चीज चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है, और मुझे भी वो चीज चाहिए जो मेरे पास है, जो मैं उसको दे सकूं, तभी तो ट्रांजेक्शन हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी वेरी हाई। नहीं होगा? जैसे किसान है, अभी क्या होता है, अभी गेहूं काटे 10 कुंटल, ले जाके बेच दिए, पैसा ले लिए, खत्म। ठीक है, अब ऐसे मान लो बार्टर सिस्टम होता और तुम लोग सब लोग मान लो किसान के घर के होते, फीस पे करनी होती, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देनी होती, पता चला बाहर तो पूरी ट्राली ट्राली खड़ी रहती, हाँ, पूरे लखनऊ में सिर्फ ट्रालियां चल रही होती, कहाँ कहाँ लेके ढोओगे? तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसका बहुत हाई है ना, राइट। अब तुम्हें मान लो फीस देनी है, तो अब सब लोग के यहाँ मान लो गेहूं ही पैदा हो रहा है, अब मेरे घर के सामने तो गेहूं ही रह जाता है ना।
और फिर उसका ट्रांजेक्शन, और मान लो फिर मेरे पास आए, बात नहीं जमी, उन्होंने बोला सर इतनी फीस ले लीजिए, मैंने कहा नहीं इतनी नहीं, फीस इतनी होगी। बोला फिर से वो लेके फिर दूसरी जगह गए। हाँ, तो तुम्हारा ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन कॉस्ट उसकी बहुत हाई हो जाएगी, तो एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम है डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि देखो यार, जैसे अभी मुझे कंप्यूटर साइंस आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, प्रोग्रामिंग करना आता है, ठीक है, आ, अच्छा पढ़ लेता हूँ, सब कुछ, कई सारी चीज़ें मेरे अंदर, बहुत सारी स्किल्स हैं। वो क्यों हुई? क्योंकि मुझे टेंशन नहीं है ना कि अरे यार घर पे खाना क्या बनेगा, राइस है कि नहीं, व्हीट है कि नहीं, अनियन, टोमेटो, पोटैटो, ये सब है कि नहीं। कि मुझे पता है कि एक ब्लिंकिट से ऑर्डर करेंगे, 10 मिनट में लाके मेरे घर पे दे जाता है। ब्लिंकिट जानते हो ना तुम लोग? हाँ, तो फिर मैं और काम कर लेता हूँ ना, मेरे अंदर स्पेशलाइजेशन आ रहा है धीरे धीरे। अभी वही चीज नहीं होता तो पता चला मैं भी बैठ के कहीं आलू उगा रहा होता, या केले के पत्ते उगा रहा होता, या कोकोनट ऑयल, कुछ यही सब तो कर रहा होता। स्पेशलाइजेशन होता है इकोनॉमी में? नहीं होता ना। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो तुम्हारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो नहीं हो पाता। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होगा, बताओ भाई? आदमी वही गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, इमली, इसी में उलझा रहेगा। वो मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर साइंस, एरोस्पेस, हैवी इंडस्ट्रीज, रोड ट्रांसपोर्टेशन, इन सब पे कहाँ किसी का ध्यान जाएगा? नहीं जाएगा ना। हाँ, एक इसका फायदा और था, वो ये था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रमोट होता। वो एडवांटेज में लिख सकते हो तुम लोग। जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं प्रमोट होता इससे। भाई घर में 10 लोग होते, कोई गन्ना उगा रहा होता, ठीक है, कोई आम, कोई आंवला, कोई इमली, कोई गेहूं, कोई धान, चावल, यही तो चल रहा होता। आपस में मिलजुल के रहते, प्यार मोहब्बत से। अभी क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, यहाँ रहता हूँ, मेरा एक भाई हैदराबाद में रहता है, ठीक है, एक भाई और है वो मेडिकल कॉलेज में है, और पापा घर पे रहते हैं। तो चारों लोग हम लोग अलग अलग जगह रहते हैं, पैसा ही तो कमा रहे हैं बस, रहते तो अलग अलग हैं, फैमिली थोड़ी है। हाँ, अब देखो हम बीमार हैं, घर से कोई आ ही नहीं रहा है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो अब फैमिली क्या हो गया? अब फैमिली मेड हो गई है। वो आती है तो सुबह चाय बना के दे दी तो चाय पी लो, शाम को जाओगे फिर आएगी चाय बना के दे दी, फिर चाय पी लो। तो यही सब है। तो बार्टर सिस्टम होता तो शायद ये ना होता, बट फिर उसके और ज्यादा नुकसान थे, है कि नहीं? इसीलिए मनी सिस्टम है। तो मनी या बार्टर सिस्टम में से मनी सिस्टम ही ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। तो हम लोग कल से मनी सिस्टम भी देखेंगे कि मनी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और, एक टर्म और था, फंजिबिलिटी, मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, इसे बार्टर सिस्टम से रिलेटेड है। फंजिबिलिटी, ये भी समझ लो, ये भी प्रॉब्लम आती है बार्टर सिस्टम में, ठीक है। जैसे अभी हम लोग यहाँ जैसे पढ़ाते हैं तो हमें कुछ पेमेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे तुम लोग चाय पीने जाते हो, मान लो चाय पीने जाते हो ना सब लोग, हाँ। अब देखो वहां तुम क्या करते हो, तुम कभी उसको निकाल के एकदम, जब घर से पैसा आया हुआ था तो 2,000 वाला नोट निकाल के दे देते हो, ये लो। तो वही कहता भैया थोड़ा छुट्टा दो, तो अरे है नहीं यार, लो निकाल के दो। तो वो कहीं से इधर उधर करके छुट्टा लाके तुम्हें देता है ना, ठीक है, मिल जाता है। लेकिन अगर बार्टर सिस्टम होता तब क्या होता? मान लो तुम मुर्गी पालन करते हो, चिकन चिकन वगैरह पालन करते हो, उसी से तुम्हारा लाइवलीहुड चल रहा है। अब तुम चाय पीने जाओगे तो क्या उसको 2 किलो मुर्गा लेके जाओगे देंगे? हैं? भाई 1 किलो मुर्गा मान लो आजकल 250 रुपये किलो है। अब तुम्हें 1 कप चाय पीनी है, या तो तुम अपने सारे दोस्तों को ले जाओ चाय पिलाओ, 10 दोस्त बुला लो चाय पिलाओ, तभी जाके पूरा होगा। तो ये फंजिबिलिटी मतलब क्या होता है? डिवीजन और सब्सटीट्यूशन।
कि ना तो तुम डिवीजन कर पाओगे ना सब्स्टिट्यूशन कर पाओगे बार्टर सिस्टम में। मनी सिस्टम में ये चीज हो जाती है ना, भाई तुम गए उसको 100 रुपये दे, चाय पिए, उसने 80 रुपये तुम्हें वापस कर दिया। तो डिवीजन और सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं फंजिबिलिटी, तो बार्टर सिस्टम में ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, फिर मनी सिस्टम देखते हैं।